एक देश, एक शिक्षा, एक से अवसर, एक सा माहौल, ये सब सुनने बोलने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि समता की दिशा में ये एक प्रयास है। हमारा संविधान में भी ये है कि सबको बराबरी का अधिकार है। शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने ये बात कही थी। लेकिन जब यह शस्त्र ही वर्ग, आर्थिक हैसियत और अवसरों की खाई में बटा हो, तब सामाजिक न्याय एक सपना ही बनकर रह जाता है। शिक्षा में जो विषमता है उसमें निजी बनाम सरकारी स्कूलों की यदि हम बात करें तो भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में शिक्षा प्रणाली वर्षों से दो भाग में बटी है। एक सरकारी स्कूल है, वहीं अधिकतर वंचित वर्ग के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल हैं जहां संसाधनों की भरमार है और मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के छात्र वहां पढ़ते हैं। यह विभाजन केवल आधारभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणवत्ता, भाषा, पाठ्यक्रम, शिक्षक, प्रशिक्षण और छात्रों की जीवन संभावनाओं से भरे अंतर को ये पैदा करती है। सरकारी स्कूलों में अक्सर शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, भवन जर्जर हैं और आधुनिक शिक्षा के उपकरण का अभाव होता है। दूसरी ओर निजी स्कूलों में तकनीकी आधारित स्मार्ट क्लास, अंग्रेजी माध्यम, कोचिंग की सुविधा और शिक्षकों की जवाबदेही देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप शिक्षा एक सामाजिक समानता का माध्यम बनने की जगह वर्ग विभाजन और अवसर की असमानता का कारक बन जाती है। बात ये हो रही है, एक रूपता की मांग उठ रही है। हाल के वर्षों में एक देश, एक शिक्षा व्यवस्था की मांग जोर पकड़ रही है। इसके समर्थक तर्क देते हैं कि एक समान शिक्षा प्रणाली से ही असली समानता आएगी। जब सभी बच्चे एक जैसा पाठ्यक्रम, माध्यम और गुणवत्ता से शिक्षा पाएंगे, तभी से भविष्य में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में समान मंच पर खड़े हो सकेंगे। यह विचार संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार की भावना से मेल खाता है। पर सवाल यह है कि क्या समानता केवल पाठ्यक्रम और माध्यम से आ सकती है? नई शिक्षा नीति 2020 एक अवसर या केवल ये पुनर्संरचना, इस पर भी बात हो रही है। नई शिक्षा नीति, जिसको हम NEP कहेंगे, इसमें शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की नींव रखी है। इसका मकसद शिक्षा को समावेशी, बहुभाषी, कौशल आधारित और लचीला बनाना है। नीति कहती है कि सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, चाहे वह सरकारी हो, निजी हो। कुछ अगर हम प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो शिक्षा में जब एक रूपता के दृष्टिकोण की बात होती तो समान राष्ट्रीय शैक्षणिक ढांचा NCF पूरे देश में समान पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रयास हो रहा है। मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में पढ़ाई को प्रोत्साहन, जिससे सभी बच्चों को शुरुआती स्तर पे बराबरी मिले। पर इसको लेकर हमारे देश में अभी राजनीति शुरू हो गई है। पहले तमिलनाडु में हुई थी, अब महाराष्ट्र में हो गई है, जहाँ पर लोग हिंदी नहीं सीखना चाहते। 3 भाषा फार्मूला में अंग्रेजी तो सबको स्वीकार है और लोकल लैंग्वेज स्वीकार है, पर हिंदी जो राष्ट्र की जोड़ने वाली भाषा है वो उससे लोग परहेज कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया है। इसके अलावा हम स्कूल परिसरों की अवधारणा की बात करें तो सरकारी स्कूलों को संसाधनों में साझा करने की दिशा में एकीकृत किया जाने की बात हुई, जिसका हम अभी छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। शिक्षक प्रशिक्षण और राष्ट्रीय मूल्यांकन जो केंद्र है, वहाँ सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए समान मूल्यांकन प्रणाली का प्रस्ताव है। इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि सरकार समान शिक्षा की दिशा में सोच रही है, परंतु अभी भी एक प्रारंभिक चरण है। अगर हम संसाधनों की असमानता, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि NEP में जो लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें ज़मीन पे उतारने के लिए स्कूलों को बुनियादी संसाधनों की ज़रूरत होगी। आज भी देश के लाखों सरकारी स्कूलों में शौचालय, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। अगर हम निजी स्कूलों के वर्चस्व की बात करें तो वहाँ पे निजी शिक्षा लॉबी जो है बेहद शक्तिशाली है। हर साल करोड़ों की कमाई करने वाले ये संस्थान किसी भी सरकारी हस्तक्षेप को नियंत्रण से बाहर मानते हैं और अक्सर नीतिगत सुधारों का विरोध करते हैं। और भाषा और माध्यम का यदि मुद्दा कहें तो मातृभाषा में शिक्षा की अवधारणा अच्छी है, लेकिन जब उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हो और प्रतियोगी परीक्षाएं भी उसी में हो तो गरीब बच्चों के लिए असमानता और बढ़ जाती है। शिक्षकों की भूमिका है कि एकीकृत शिक्षा व्यवस्था की सफलता में प्रशिक्षित, संवेदनशील और जवाबदेह शिक्षक सबसे बड़ा स्तंभ होंगे। लेकिन आज भी लाखों पद खाली हैं और प्रशिक्षण प्रणाली कमज़ोर है। तो ऐसे में कहीं ये तो नहीं है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका ये मानना है कि एक देश एक शिक्षा की आड़ में शासन सत्ता द्वारा शिक्षा पर नियंत्रण करना चाहती है। इससे विचारधारा विशेष का वर्चस्व हो सकता है और विविधता आधारित सोच, आलोचनात्मक चिंतन और लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा बन सकता है।
पाठ्यक्रम में बदलाव की बात हो रही तो वैकल्पिक इतिहास की प्रविष्टियाँ, नैतिक शिक्षा की पुनः व्याख्या, ये संकेत देते हैं कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं बल्कि समाज को ढालने का उपकरण भी बन सकती है। इस संदर्भ में एक जैसी शिक्षा का मतलब एक जैसी सोच सौंपने से भी लगाया जा रहा है। एक देश एक शिक्षा व्यवस्था एक अच्छा विचार है अगर इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर की समानता हो। लेकिन अगर इसके जरिए विचारों को नियंत्रित करने या विविधता को खत्म करने की कोशिश की गई तो यह लोकतंत्र के मूल आधार को चुनौती देगा। इसलिए ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों के बराबर उनको संसाधन और गुणवत्ता दी जाए। भाषा, संस्कृति और विचार की विविधता को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। और सबसे अहम बात है कि शिक्षा नीति में केवल संरचनात्मक बदलाव नहीं बल्कि मानवीय बदलाव भी सुनिश्चित किया जाए। जब हर बच्चा एक समान शिक्षा पाकर आत्मनिर्भर बनेगा तभी हम कह सकेंगे कि हम सचमुच में एक समान, सशक्त और समतामूलक भारत में बड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये विषय बड़ा गंभीर है और इस पर शिक्षा शास्त्रियों को सोचना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है क्या वाकई में वो पूरे देश में, और ख़ास करके यदि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो यहाँ पे शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया जिसको रेशनलाइजेशन कहा जाता है, उसकी प्रक्रिया को लेकर भी जो है शिक्षकों में रोष था। 10,463 सरकारी स्कूलों और 10,000 से अधिक शिक्षकों का तबादला जो है किया गया। तो ये भी सरकार ने तो कहा है कि हमने बहुत अच्छा किया, जहाँ पे स्कूल ने टीचर नहीं थे वहाँ टीचर भेजा है। पर कांग्रेस जो यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है वो ये दावा उसने किया है कि 5,484 स्कूलों में केवल एक शिक्षक और 297 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं बचेंगे। केवल 30,000 जो हैं 40,000 जो शिक्षण पद हैं उनका भार बढ़ेगा। और इसमें सरकार ने स्पष्ट भी किया कि 5,370 शिक्षक, जिसमें 3,608 प्राथमिक और 1,762 मध्य माध्यमिक हैं, उनको अतिरिक्त घोषित किया गया था, जिन्हें हटाया नहीं जाएगा बल्कि अन्य विद्यालयों में तैनात किया जाएगा। और वो हो भी गया है, बहुत हद तक ये काम हो गया है। पर निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि जब सारी सुविधाएं एक सी हों तब बराबरी की बात हो, वरना अलग अलग जगह हम देखते हैं कि चाहे NCERT का पाठ्यक्रम हो चाहे राज्य का पाठ्यक्रम हो, दोनों अलग अलग होते हैं और बहुत सारे बच्चे अलग अलग माध्यम में पढ़ते हैं क्योंकि उनका स्किल उतना नहीं होता, उनको सुविधाएं संसाधन उतने नहीं मिलते। तो निश्चित रूप से रेशनलाइजेशन का उद्देश्य संसाधनों को बेहतर उपयोग है, लेकिन इससे स्थानीय स्तर पर तैनाती की असमानता, शिक्षक असंतोष और राजनीतिक विरोध भी सामने आया। पर हम भी बात छोड़ें, अगर हम ये कहें कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में एक कैंपस में विलय और ड्रॉप आउट में वृद्धि की जो नीति के तहत जो है ये किया गया है, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। पर हाँ, ये खतरे हैं कि सबको समान अवसर तो मिलने चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा दी जाए, पर उनका लेवल अगर एक जैसा नहीं हुआ और वहाँ पर सारी सुविधाएं एक जैसे नहीं हुई तो इसके अपने खतरे भी हैं। नमस्कार।